तेरह से जुड़े हो, लंबे समय से जनता के बीच में रहो, तो पहला 2023 के चुनाव को लेकर किस तरह से समझते हो आप? देखो, चुनाव में क्या मुख्यमंत्री चेहरा मानते हो आपको? नहीं, मैं अपने आप को बींद कैसे मानूंगा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ओनली फॉर बीजेपी के पास तो राजनीतिक गलियारों में कोई मुद्दे नहीं है, ओनली फॉर इनके पास एक लाल डायरी का मुद्दा हमारा पकड़ लिया। इसके विरोध में हमेशा हमारी बात को उठाने का पुनिया जी, युवाओं के साथ मैं जुड़ा हूँ, हमेशा युवाओं की आवाज़ उठाता रहता हूँ। वर्तमान में 2023 के चुनाव है, आप युवाओं के क्या मुद्दा लेकर चुनाव रणनीति कर रहे हो? कल एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर ये आ रही थी, गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे कि मैं आरएसएस है भारतीय जनता पार्टी का, उसको ही मैं ख़त्म कर दूं। 2024 के विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। जी पूनिया आमेर से भारतीय जनता पार्टी से 2018 का चुनाव जीतकर एमएलए बने। लगभग साढ़े चार साल का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है। 4.5 साल के कार्यकाल में जनता के लिए क्या क्या किया पूनिया जी ने, क्या क्या नहीं किया। आज हम आमेर के विधायक छत्तीस जी पूनिया से बात करने जा रहे हैं। आमेर के विधायक छत्तीस जी पूनिया के बारे में आम जनता और आमेर की जनता क्या सोचती है, इसके लिए विधायक महोदय से हमने बातचीत करी है कि आगामी चुनाव को लेकर किन किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में जा रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूनिया जी अभी ऐसी चौपाल में बैठे हुए हैं जहां आमेर विधानसभा के आम जनता के बीच में बैठे हुए हैं। एक शायर ने कहा था, अभी तो उलझा हूँ मेरी उलझन तो सुलझ जाने दो, फिर तेरी बालों की लटेल सुलझाऊंगा। किसी शायर ने कहा था, राजनीति का समय है, नेता उलझन में है। पहली उलझन है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी उलझन है कि मैं किस तरह से दूसरा जो मेरे सामने प्रत्याशी आएगा उसको मैं किस तरह से उसकी उलझन में पाऊँ। आमेर विधानसभा के माननीय विधायक महोदय छत्तीस जी पूनिया से बातचीत करते हैं। क्या मुद्दे हैं, आगामी विधानसभाओं को लेकर नई रणनीतियाँ कैसी बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी पार्टी के रहे हैं, अब की बार फिर दोबारा से आमेर विधानसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वर्तमान में बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष हैं माननीय छत्तीस जी पूनिया। इस पूरे वीडियो में सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आप इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या विकास करने की आगामी चुनावों के लिए सोच रहे हैं। इससे पहले आपने आमेर विधानसभा के लिए क्या क्या विकास कराया, संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में पूनिया जी के साथ हम करेंगे। पूनिया जी से सवाल ये भी पूछेंगे कि युवाओं के लिए कैसी रणनीति बना रहे हैं कि युवा। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आया हुआ हूँ आमेर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पे चौपाल चल रही थी, यहाँ के वर्तमान विधायक छत्तीस जी पूनिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जो 2023 के चुनाव है उनकी रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आमेर विधानसभा को ये अपनी कर्मभूमि मानते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। छत्तीस जी, पहला सवाल तो यह है कि आमेर को आप कर्मभूमि मानते हो, 2013 से जुड़े हो, लंबे समय से जनता के बीच में रहो, तो पहले यह है कि आमेर को 2023 के चुनाव को लेकर किस तरह से समझते हो आप? देखो, मैं 13 में चुनाव लड़ने के लिए आया था, जब ये सोच के आया था कि जयपुर के नज़दीक है, बहुत विकसित क्षेत्र होगा, इसलिए मुझे ज़्यादा जोर नहीं आएगा। लेकिन मुझे तो हारने के बाद भी जोर आया और जीतने के बाद भी। और जनता का प्रेम था कि उन्होंने मुझे हौसला बनाए रखा। 13 में हारने के बाद भी हम लोगों ने यहाँ 1500 करोड़ के विकास के काम कराए, जिसमें 350 करोड़ की अकेली सड़कें बनी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बने, जीएसएस बने। तो विकास को हमने मंत्र मान के ही 18 का चुनाव लड़ा। और राजस्थान में ये पहला उदाहरण होगा कि जब सरकार के खिलाफ हवा चल रही और आमेर की जनता ने मुझे केवल विकास के नाम पर मुझे यहाँ पर जिताया। मैं उन बिरले विधायकों में से हूँ जिसने अपने विधायक फंड का 125% खर्च किया है। और इसलिए सदन में जब मौका मिला इस क्षेत्र की समस्याओं को रखा। और यही कारण है कि आज हमारे यहाँ चंदवाजी में उप तहसील हो गई, जालसू में कॉलेज हो गया, रामपुरा में उपखंड हो गया, जालसू में तहसील हो गई। आज हमारी जालसू की सीएचसी सबसे उन्नत सीएचसी है जहाँ गरीब आदमी इलाज करा सकता है। 2 पंचायत समितियाँ होने से हमारे क्षेत्र को बड़ी सहूलियत मिली है। कुल मिलाकर विकास इस क्षेत्र में अभी मुद्दा है, बहुत सारे काम अभी करने हैं। कुछ हमने व्यक्तिगत तौर पर कोशिश की, जैसे रोजगार मेला हुआ,
जो महिलाओं को कैंसर होता है उसके लिए कैंसर की वैन चलाई, ऐसी कुछ महिलाओं को डिटेक्ट किया जिनका इलाज के लिए मदद करी। तो हमने सामाजिक रूप से भी इस क्षेत्र में कुछ अलग तरीके से लोगों के बीच में काम करने की कोशिश की। आमतौर पर चुनाव में राजनीति में जातिवाद की चर्चा होती है, लेकिन इस क्षेत्र में आपको विधायक के नाते कभी कोई ये शिकायत नहीं मिलेगी कि यहाँ का विधायक जातिवाद करता है, पार्टीबाजी करता है। जो मेरे से बन पड़ता है, मैं मेरी हैसियत के अनुरूप मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए काम करता हूँ। यूपी वाले विशेष रूप से आप आगामी चुनावों में क्या मुख्यमंत्री चेहरा मानते हो आपको? नहीं, मैं अपने आप को बींद कैसे मानूंगा? ये तो पार्टी को तय करना है। मैं तो यहाँ आमेर की जनता का संतरी बन के खुश हूँ। आगे भूमिका क्या रहेगी पार्टी को तय करना है, लेकिन ये ज़रूर है कि आमेर का मेरी हैसियत सरकार में होगी और आमेर को उसका लाभ मिलेगा। ये मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ दादा ने तो अपना जीवन जी लिया, लेकिन तीसरी पीढ़ी के पोते की सुरक्षा के लिए उसको ज़रूर फिक्र है। मैं उनको भरोसा देता हूँ कि 23 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार में आमेर की भूमिका रहेगी और उस भूमिका को हम आमेर के विकास के लिए पूरे तरीके से काम में लेंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ओनली फॉर बीजेपी के पास तो राजनीतिक गलियारों में कोई मुद्दे नहीं है, ओनली फॉर इनके पास एक लाल डायरी का मुद्दा हमारा पकड़ लिया। इसके विरोध में हमेशा हमारी बात को उठाने का कार्य कर रहे हैं। कोई मुद्दा ही नहीं है लाल डायरी के अलावा। लाल डायरी के बारे में क्या कहना चाहोगे? अच्छी बात है, तो लाल डायरी जनता के सामने सार्वजनिक कर दें, सारे मुद्दे हल हो जाएंगे, पता लग जाएगा किसने कितना माल लिया है। लेकिन मुद्दे बहुत हैं। कर्जा माफ़ी की बात इन्होंने कही थी, बेरोजगारी दूर करने की बात कही, पेपर लीक यहाँ पर हुए 19 बार पेपर लीक होना बच्चों के सपने तोड़ने जैसा ही काम है। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि सर्वे एजेंसियाँ साबित करती हैं कि 78% लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। आज कानून व्यवस्था की स्थिति है कि 10,92,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं। व्यक्ति न घर में सुरक्षित है, न सड़क पर सुरक्षित है। आदमी की न भैंस सुरक्षित है, न उसका पैसा सुरक्षित है। आदमी की ज़िंदगी सस्ती है और इसलिए ये सारे मुद्दे चुनाव में कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिन पर राजस्थान की जनता में आक्रोश है। पुनिया जी, युवाओं के साथ मैं जुड़ा हूँ, हमेशा युवाओं की आवाज़ उठाता रहता हूँ। वर्तमान में 2023 के चुनाव है, आप युवाओं के क्या मुद्दा लेकर चुनाव रणनीति कर रहे हो? देखिए, पहली बात तो सरकारी नौकरियों की एक मर्यादा होती है। सरकार घोषणा तो करती है, अभी 1.25 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दी है, नौकरी मिलेगी 1 लाख को। सरकार ढिंढोरा पीटती है, लेकिन उन बच्चों को इतना काबिल और सक्षम बना दें कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर रोज़गार कर लें, अपनी आजीविका कमा लें। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ के नौजवानों के बेसिक मुद्दे हैं उसमें उनको पढ़ाई का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक मिले, ये कोशिश होनी चाहिए। उसके बाद उनको पढ़ाई के अलावा उनको जीवन में कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पे खड़े होकर रोज़गार कर लें। जो बच्चे समझदार होते हैं वो समय पर कोई व्यावसायिक कोर्स कर लेते हैं और अपने परिवार को पाल लेते हैं। कई बच्चों की पूरी उम्र निकल जाती है कंपटीशन की परीक्षाएं देते देते। हमारी कोशिश रहेगी कि हम बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के जरिए इस योग्य बनाएं कि जितनी उनमें क्षमता है उस तरीके का रोज़गार उनको मिल जाए और वो अपने परिवार को पाल सकें। कल एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर ये आ रही थी, गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे कि मैं आरएसएस है भारतीय जनता पार्टी का, उसको ही मैं ख़त्म कर दूंगा। ये इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ख़त्म तो कोई किसी को नहीं कर एक बार हमारे को एक बार और जिता दो, हम आरएसएस को ख़त्म कर देंगे। नहीं, ये दावा तो बिल्कुल ही बेबुनियाद सा है और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। आरएसएस तो 1925 का संगठन है और इस देश के हिंदुओं के वो संगठन से लेकर रचनात्मक काम करता है। और यदि ये बात कही है तो ये तो अभिमान जैसा है, अहंकार जैसा है। अहंकार तो रावण का भी नहीं बचाता। इसलिए इस तरीके के जुमलों से, इस तरीके की भाषा से किसी पार्टी का, दल का भला नहीं हो सकता। यहाँ देश का लोकतंत्र बहुत बड़ा है, यहाँ हर तरीके के दल रहेंगे, संगठन भी रहेंगे, लोग रहेंगे, जाति बिरादरियाँ रहेंगी, नेतृत्व रहेगा। ये ठीक है कि लोगों के बीच में जाओ, अपने विचार को बताओ, जिसको जो प्रामाणिक रूप से जो विचार पसंद आएगा लोग उसके पीछे चलेंगे। अब आपके पास बड़ी पार्टी की दावेदारी है, क्या आगामी चुनाव 2023 से यहाँ से चुनाव लड़ोगे आमिर से ही? बिल्कुल, मैं जब बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी, वरना तो कमज़ोर हौसले वाला व्यक्ति जगह छोड़ के चला जाता। मैं तो मात्र 329 वोटों से हारा था जब 163 सीटों का बहुमत आया था। मैं संगठन का व्यक्ति था, दूसरा काम भी कर सकता था, लेकिन मुझे ये पता था कि इस क्षेत्र में लोगों को पिछले 20 वर्षों से कोई सबल सक्षम नेतृत्व तो नहीं था और उस नाते मेरा फ़र्ज़ था कि मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जाऊं। अपनी भूमिका के साथ मैं
न्याय करूं, ये तो जनता को और कार्यकर्ताओं को तय करना है, लेकिन मेरी प्राथमिकता आमेर है। आमेर से आप विधायक रहे, एक लास्ट अंतिम सवाल और पूछूंगा पुनिया जी कि आपकी विपक्ष में क्या भूमिकाएं रही? 4.5 साल से मैं आपको विधायक बन के आमेर से गुजार दिए, तो आपकी विपक्ष में क्या क्या भूमिकाएं रही आमेर के बारे में? देखिए, जो मैंने कहा, आमेर में पहले बजट में भेदभाव किया, दूसरे में किया, तीसरे में किया, लेकिन लगातार हम विधानसभा के सदन में इन चीज़ों की मांग करते रहे कि हमारे यहाँ राजकीय कॉलेज होने चाहिए, तो 2-2 कॉलेज सरकार को देने पड़े, उपखंड खोलना पड़ा, तहसील खोलनी पड़ी, चंदबाजी में उप तहसील खोलनी पड़ी। तो ऐसे जो बेसिक काम थे वो किए। सामुदायिक केंद्र जो जालसू का था उसको आदर्श सामुदायिक केंद्र में तब्दील किया। लगभग 2 करोड़ रुपए मैंने यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किए। तो जो सदन में जो आवाज़ उठाई, उस सदन में आवाज़ उठाने का सरकार पर एक बड़ा असर हुआ और सरकार को आखिरकार वो बातें माननी पड़ी और उससे आमेर के लिए विकास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।